ऐसे गलतियाँ आया करेंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ईमान पे पक्के रहना है कि हम सही हैं, सर से गलती हुई है, सर भी इंसान है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसमें सबसे पहली गलती मार्क कर लो, सही तो मैं करके दे देता हूँ। उसमें एक तो ओवरऑलिंग की फिगर गलत डली हुई है नीचे, वो 22 की 25 होनी चाहिए थी। फिर मैंने पूरी इनकम ऐड बैक कर दी है, वो टैक्स ऐड बैक होना चाहिए उसमें से, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि रिसीवेबल चूँकि ऑलरेडी एडेड है वो माइनस होना चाहिए, और पेबल जो है वो ऑलरेडी माइनस हुआ है वो ऐड बैक होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो मामला सही थे ना, सेट है ना। अच्छा जी, इसको हम सही करके डाल देते हैं। अच्छा, तो इम्पेयरमेंट इससे इसलिए निकल नहीं सकती है कि एक तो कैरिंग अमाउंट नहीं थी सवाल में, ठीक है, दूसरा वैल्यू इन यूज़ नहीं है, ठीक है, तो इससे इम्पेयरमेंट नहीं निकल सकती इस पर। हाँ, एक चीज़ और भी याद रखो कि कैश फ्लो सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज है। मैंने जानबूझ के 2020 डाला था इसमें, वो इग्नोर करना था। उस बंदे ने गलती ये की थी कि 2020 के कैश फ्लोज भी डाले हुए थे, नहीं डालने, ठीक है जी। लिखा हुआ भी था मैंने बाकायदा ऊपर, एक्चुअल ये चीज़ एग्जाम में पूछ सकता है वो, कि जो कैश फ्लोज हो चुके हैं उसको हमने नहीं लेना, कौन से कैश फ्लोज को लेना है, फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट हिला दिए थे, मज़ा आया तुम लोगों को। देखो एग्जामिनर जो है ना वो टोटल जो बंदा पेपर्स बनाता है वो एक पेपर में 8 सवाल डालता होगा, एक MCQs होता है, तो 8 FAR 1 में, 8 FAR 2 में, 6 FFR में, तो 8 और 8 14 और 6 20, 20 और 20 40 सवाल वो पूरे साल में बनाता है, ठीक है। और 40 सवाल एग्जामिनर जो पूरे साल में बनाता है, तो मैं उसकी सैलरी जानता हूँ, उसकी सैलरी है 9 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है जी 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 जी, ठीक है ना। 9 लाख रुपए पर मंथ है हमारे दोस्त की सैलरी। तो अल्लाह उसको सबको खुश रखे, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं, मेरे खबर डायरेक्टर की को 14-15 लाख रुपए है, वो भी मतलब भाइयों जैसे उनके साथ हिसाब किताब है, सबके साथ अच्छा हिसाब किताब। 9 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, 1 करोड़ 8 लाख रुपए। 1 करोड़ 8 लाख रुपए में 40 सवाल बन रहे हैं, ज़रा एक सवाल की कॉस्ट निकालना है। 1 करोड़ 8 लाख में 40 सवाल बन रहे हैं, क्या निकल रहा है? 2 लाख, 2 लाख समथिंग, 15 लाख रुपए एक सवाल के बनते हैं। आयुष्वर 2 लाख, 2 लाख के सवाल तुम लोगों को मनुष्य रोज मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर उसमें मसला आ भी जाए हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा उसको सही करके। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पराठे वराठे खा लिए होंगे तुम लोगों ने। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ जी, चलो जी। बच्चे को मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो O लेवल्स की टीचिंग याद आती है, और मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, माशाल्लाह एक जोड़ा बैठा हुआ है, वो आपस में बातें किए जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको भाई क्या कर रहा है, तो यूँ देख रहा है। बाहर निकला, मैंने कहा भाई क्या, उसने कहा सर आप पढ़ाएं ना, आपको क्या टेंशन है। तो मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था ना कि स्कूल में बच्चे किस तरह जो है वो पढ़ते हैं। मैं तो जिस तरह यहाँ बच्चों को पढ़ाया उस तरह, लेकिन खैर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे वहाँ जाके। अच्छा जी सर, ये एक छोटी सी लिस्ट है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिर्फ रिकॉल करने के लिए, क्या इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट टू सेल में इंक्लूड होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। रिडंडेंसी चार्जेस फॉर एक्सपेल्ड एम्प्लॉयज़, नहीं सर, तो मैं इसको यहाँ टिक कर रहा हूँ, नहीं। फिर रीट्रेनिंग चार्जेस फॉर रिटेन एम्प्लॉयज़, नो। रीलोकेशन चार्जेस, नहीं सर। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू मार्केट, यस सर। इंक्रीमेंटल ब्रोकरेज टू एन एम्प्लॉय, इंक्रीमेंटल ब्रोकरेज टू, अच्छा नॉन इंक्रीमेंटल क्या है सर, होता क्या है नॉन इंक्रीमेंटल? सैलरी आपने कहा जी इसकी सैलरी 30,000 रुपये महीने की है, चूंकि एक दिन हमारे साथ वहाँ मार्केट में ख्वार हुआ है तो इसकी 1,000 रुपये की सैलरी जो है वो हम कॉस्ट टू सेल में डाल देते हैं, नहीं, क्योंकि आप 30,000 रुपये उसको वैसे ही पे कर रहे थे, ठीक है जी, तो नहीं सर। फिर मेरे बच्चों मेरे पास मार्केटिंग और इमेज रिस्टोरेशन कॉस्ट, नो। लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस,
यस सर, लीगल वेटिंग चार्जेस, व्हाट इज मेंट बाय वेटिंग चार्जेस? सर जो रीड करके वेरीफाई करता है कि सही है चीज़ें या नहीं है, ठीक है। फिर लीगल सर्विस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रीऑर्गेनाइजेशन चार्जेस, नो सर। इनकम टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल, कैपिटल वैल्यू टैक्स, यस सर। इंटरेस्ट एम्बेडेड इन डेफर्ड पेमेंट्स, ये क्या होता है? जो 12 महीने बाद आपने कॉस्ट टू सेल पे करना है, हम अज्यूम करते हैं कि उसके अंदर क्या शामिल है? इंटरेस्ट शामिल है। वो हमें क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है, ठीक है जी। पूरी वैल्यू पे हम नहीं लेंगे बल्कि प्रेजेंट वैल्यू पे लेंगे ताकि इंटरेस्ट उसमें से हट जाए, ऐसा। तो इसका मतलब है ये भी आपने एक्सक्लूड करना है। डन है जी। ये एक मैंने आपके सामने लिस्ट रख दी है कि कभी आपको दोबारा चीज़ें रिकॉल करना पड़े तो डायग्राम नहीं देखनी पड़े, ये आप देख लो, पक्का जी। अच्छा, कौन सा मेरा बच्चा, कौन सा वाला? अच्छा देखो, नॉन इंक्रीमेंटल क्या है? मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो जी 60,000 रुपीज़ अ मंथ, ठीक है। अब वो मिसाल के तौर पर ARTT के सारे काम करता है, ARTT में वो एडमिन का हेड है। एक दिन मैंने उसको कहा कि यार आपने मेरे साथ चलना है, हम एक नया कैंपस देखने जा रहे हैं, ठीक है जी, तो आपने मेरे साथ चलना है, ठीक है जी। अब वो चला मेरे साथ, तो मैंने नया कैंपस खरीद लिया और मैंने कहा चूंकि इसने एक दिन मेरे साथ ड्यूटी की है तो इसकी एक दिन की सैलरी में कैंपस की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड कहता है ये चीज़ अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको वैसे ही 60,000 रुपये दे रहे थे। हाँ, अगर आप उसको थोड़े से ज़्यादा देते ना इस काम के, तो वो ज़्यादा देने वाली अमाउंट आप उसमें डाल सकते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि 60,000 डिवाइडेड बाय 30, तो इसकी डेली की सैलरी आ गई कितनी? 2,000 रुपये। तो 58,000 रुपये डाल दो एडमिन एक्सपेंसेस में और 2,000 रुपये आज की जो उसकी सैलरी है वो डाल दो किसमें? उसके अंदर। नहीं, ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है इंक्रीमेंटल हो, एडिशनल हो, ठीक है, तो आपने लेना है। इंटरेस्ट एम्बेडेड इन डेफर्ड पेमेंट्स, ये भी अपने पूरा डिस्कस किया कि वो पेमेंट जो बाद में होनी है 12 महीने से बियॉन्ड, हम उसकी क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ताकि उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हट जाए, ठीक है। डन हो गया जी, पक्का जी। शायान क्लियर हो गया जी, दाऊद भाई क्लियर हो गया, मोहम्मद उमर, चलो जी। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे बहस करनी है और फिर हमने थ्योरी का एक पार्ट कवर करना है। तैयार हो? चलो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, 4 केसेस रख रहा हूँ और ये चारों में आपने मुझे जवाब देना और चीज़ें क्लियर रखनी है, ठीक है। चारों केसेस में फ़र्क समझना है, ठीक है। केस 1, सर एक एसेट है, मैं उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए गया तो मुझे पता चला जी उसकी कैरिंग अमाउंट है से 400 रुपये, उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 450, ठीक है जी। और सर उसकी वैल्यू इन यूज़ ये पता नहीं चल रही है। उसकी वजह ये कि वैल्यू इन यूज़ के लिए सेल्स निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, एंड वी आर एक्सट्रीमली अनसर्टन कि आगे जाके इस एसेट का मार्केट में क्या सेल्स होगा, क्या होगा, हम नहीं जानते, ठीक है जी, हम नहीं जानते। बताओ मैं क्या कंक्लूड करूं कि इस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, इस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नॉट पॉसिबल है या ये एसेट इम्पेयर्ड नहीं है जी। क्या क्या कंक्लूड करूं कि इस एसेट में इम्पेयरमेंट नहीं है या इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है? इम्पेयरमेंट नहीं है। अच्छा देखो यार, लॉजिकली अगर आपने कैरिंग अमाउंट रखी और आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा मिल गई, तो वैल्यू इन यूज जीरो भी हो तो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जो ज़्यादा होता है वो क्या होती है? हमारी रिकवरेबल अमाउंट होती है। तो यार अगर वर्स्ट सिनेरियो क्या हो, ये जीरो, तो भी क्या होगा? रिकवरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1.5। तो इसका मतलब है सर ये एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। आप ये कंक्लूड ना करें कि इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ये एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। भाई वर्स्ट केस सिनेरियो वैल्यू नहीं जीरो, तब भी क्या होगा? इम्पेयर्ड नहीं है सर एसेट। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि सर ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ये बात सही नहीं है। हम ये कंक्लूड कर देते हैं दिस एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। ऐसे ही दोस्त? अच्छा जी, अच्छे तरीके से देखना मेरे प्यारे बच्चों। केस 2, यार ऐसे लिख दूं, इतनी जगह नहीं है ना।
केस 2। प्यारे भाई कैरिंग अमाउंट केस 2 में है 400। सर इस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़ मैंने निकाल ली 450। अच्छा जब मैं फेयर वैल्यू मालूम करने गया तो अच्छा ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, ठीक है, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। हमारा एक घर होता था लियारी में, बड़ा सारा घर था, ठीक है। हम जब मूव हो गए यहाँ खालिद बिन वलीद पे आ गया तो वो घर हमने सोचा बेच देते हैं, फारिग पड़ा हुआ है, कब्ज़ा ना हो जाएगा। खैर कब्ज़ा तो वहाँ किसी का बाप भी नहीं कर सकता हमारा घर, लेकिन हमने कहा फिर भी यार वहाँ होता नहीं है कोई, फिर लड़ाई झगड़े होंगे तो एक काम करते हैं इसको फारिग कर देते हैं, भेज देते हैं इसको। तो हमने एक ब्रोकर को बुलवाया, हमने कहा भाई कितने लोगे, कितने कितने का बेच के दे दो। उसने कहा जी ये बिक जाएगा जी 50 लाख रुपए का। हमने कहा अच्छा। एक और ब्रोकर को बुलाया, उसने कहा यार ये तो बिकेगा जी 2829 में। हमने कहा वो 50 कह रहा है तुम 2829 कह रहे हो। उसने कहा जी मैं हूँ इस इलाके का पुराना ब्रोकर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त लोगों की परचेजिंग पावर भी नहीं है, ठीक है। फिर आपका घर है 6ठे फ्लोर पे, तो लोगों की वैसी आधी ज़िंदगी जो है वो सीढ़ियों में गुजर जानी है, तो कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो हमने एक और ब्रोकर को बुलाया, उसने कहा मैं इसके 65 लाख एक पार्टी से दिला दूंगा। उसने कहा घर में 5 कमरे, तो इतना रीज़नेबल घर है कि एक बड़ी फैमिली रह सकती है इधर, और मेरे पास एक बड़ी फैमिली आई हुई है तो मैं दिलवा देता हूँ। अब मैंने कहा मनुष्यों किसकी बात मानूँ, ये 25 का है, 26 का है, ये 50 का है या ये 65 का है। सर जब आपको इतने वॉलेटाइल मेजर्स मिले ना फेयर वैल्यू के, इतनी वॉलेटिलिटी हो उसमें, इतना इसके अंदर जो है वो गैप हो, ठीक है जी, तो सर फिर हम कंक्लूड कर देते हैं कि इस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। क्या कंक्लूड कर देते हैं कि इस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो सर मुझे एक बात बताएं, इस केस में केस 2 में एसेट का कैरिंग अमाउंट है 400, वैल्यू न्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन फेयर वैल्यू का मेजर कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है। हमने कंक्लूड किया भाई 65 लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है, 26 लेंगे बहुत कम है, 50 भी पता नहीं सही है या नहीं है। तो हमने कंक्लूड कर दिया दिस इज नॉट कैलकुलेटेबल। अब ये कंक्लूड करूं कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, या ये कंक्लूड कर दूं कि एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। अच्छा ऐसा क्यों सर? फेयर वैल्यू 0 भी हो तो भी वैल्यू इन यूज कैरिंग अमाउंट से ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो हम ये कंक्लूड कर देंगे दिस एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। ऐसा अब एक चीज सुननी है आपने। देखो एक चीज याद रखो, आपको शक हुआ कि एक एसेट इम्पेयर्ड है, आपने क्या किया, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की कैलकुलेशन शुरू की। कुछ लोग पहले फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ लोग वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। दोनों में से जो भी चीज आपने पहले कैलकुलेट की और वो कैरिंग अमाउंट से ऊपर निकल आई, दूसरी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक कैलकुलेट करने के बाद आपने देख लिया कि वो कैरिंग अमाउंट से ऊपर है, तो मुझे तो एसेट से कैरिंग अमाउंट से ऊपर पैसे मिल जाएंगे किसी भी सूरत में, तो दूसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आती है? अब आपको एग्जामिनर जलील कैसे करता है वो सुने, ईमान आपका खराब कैसे करता है। वो आपसे कहेगा जी एसेट की वैल्यू न्यूज कैलकुलेट नहीं हो पा रही, ठीक है जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन कंपनी का एसेट बेचने का कोई इरादा ही नहीं है, कंपनी का एसेट को चलाने का इरादा है, और वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि चला के कितने पैसे मिलेंगे, और एक कभी इम्कान है कि वैल्यू न्यूज शायद कम निकले। तो बताएं एसेट की इंपेयरमेंट पॉसिबल है, या ये कंक्लूड कर दें कि एसेट की इंपेयरमेंट पॉसिबल नहीं है? जी हम कहेंगे जी एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। हम कभी भी कंपनी का इंटेंशन नहीं देखते हैं कि इंटेंशन देख के हम ये असेस कर सकें कि जी इस कंपनी ने आया एसेट को चलाना है या इसको बेचना है। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमने रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन ऐसे करनी है चाहे कंपनी का इंटेंशन कुछ भी हो, क्योंकि हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में याद रखना। प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल का मतलब क्या है? प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल का मतलब है कंपनी कुछ भी कहे हम ऐसे सोचेंगे कि एक ऐसा बंदा जो थोड़ा दिमाग चला सकता हो, सर होशियार हो, अपना नुकसान नहीं करता हो, वो इस केस में क्या करेगा, हमने वो लेके चलना है। ऐसा आगे इंशाल्लाह FR 2 में आओगे, एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे प्रोविजंस का, IS 37, उसमें कहा जाएगा जी आपने एक घर बनाना है, घर बनाने पे आपको 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप 80 रुपये की पेनल्टी दे के जो है वो दे के जान छुड़ा सकते हो। 80 रुपये की पेनल्टी दे के जान छुड़ा सकते हो, लेकिन
जो काम आपने करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा करना है, उसमें 100 रुपये का नुकसान होगा। एक प्रूडेंट बंदे को क्या करना चाहिए? पेनल्टी पे करके साइड पे हो जाना चाहिए। वो नीचे लिखता है कि कंपनी की इंटेंशन अपनी मार्केट रेपुटेशन बचाने की है, कंपनी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी। हम कहेंगे करेगी तो करेगी, लेकिन इसके बावजूद हम लॉस कितना बुक करेंगे? 80 का। क्यों? क्योंकि पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल है वो सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के हर जगह लागू होगा। ठीक है, अब बताओ दोनों एसेट्स क्या हो गए जनाब? नॉट इम्पेयर्ड, ऐसा है प्यारे बच्चों। तीसरा केस। अच्छा, मैं फिर तीसरे केस में, सर नीचे करें, पिक्चर लेनी है, इसमें नीचे मैंने कुछ तो करा ही नहीं है। अच्छा, पुरानी चीज़ बोलो, कमेंट का टाइम क्या है? 10:57। ठीक है, पुराना कमेंट है। यहाँ बोर्ड पे देखो प्लीज़ मेरे बच्चों, बोर्ड पे सारी चीज़ें छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये सारी जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये जो छोटा सा टीवी आपके सामने लगा हुआ है, ये एक पीसी पड़ा हुआ है मेरे आसपास, ठीक है जी, ये सारा मैं इसको एक एसेट काउंट करूं, मैं कहूं ये पूरा एक प्रोडक्शन सेटअप है, एक एसेट काउंट करूं, इस एसेट का कैरिंग अमाउंट होगा 5 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूँ। आप इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालोगे तो शायद उससे भी कम निकले, से 4 लाख निकले। वैल्यू न्यूज़ कितनी होगी? ज़्यादा होगी, इससे बहुत ज़्यादा होगी। इससे ये मैंने 5-6 लाख रुपए की सारी चीज़ें ली होगी। लेकिन अगर कोई पूछे कि इससे आपने कमाना कितना है, तो मैं लिख दूंगा जी मैं ऐसे तो इससे 4 करोड़ कमाने वाला हूँ। है ऐसा है कि नहीं? तो मैं तो इससे 4 करोड़ कमाने वाला हूँ। तो इसका मतलब है सर, जनरली वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से हमेशा ज़्यादा होती है। एग्जाम के सवालों में कम हो सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यू इन यूज हमेशा ज्यादा होती है। किससे? अनलेस के एसेट अबैंडन्ड हो। क्या मतलब? साइड पे आपने रख दिया कि यार इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, उसकी फेयर वैल्यू यूज से जो है वो ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज ऑपरेटिंग एसेट्स की वैल्यू इन यूज हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हम यहां आज एक रूल लिख देते हैं जी, ऑपरेटिंग एसेट्स जो कि जिंदा और सलामत हैं, काम कर रहे हैं, इनकी वैल्यू इन यूज हमेशा ज़्यादा होगी इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। ये बात समझ आती? अच्छा जी, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, केस 3 मैं आपके सामने रख रहा हूं। सर मेरे पास एक एसेट है जिसका कैरिंग अमाउंट है 400, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता चल रही है, लेकिन वैल्यू इन यूज है इसकी 340 रुपये या 320 रुपये। अब क्या कंक्लूड करूं? इस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, या ये कह दूं कि जी एसेट इम्पेयर्ड है 80 रुपये से? इम्पेयर्ड है क्यों? क्योंकि सर आपने अभी बताया, स्टैंडर्ड कहता है जनाब के वैल्यू इन यूज 99.99% केसेस में फेयर वैल्यू से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अगर फेयर वैल्यू मालूम कर भी लोगे तो 99% चांस है कि वो वैल्यू न्यूज से कम निकले। ठीक है, और कम निकली तो एसेट क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इम्पेयरमेंट कितने की है जी? अब एक बहुत ही टेक्निकल सवाल, एग्जामिनर ने 2 नंबर की आपसे एक जो है वो नरेशन थ्योरेटिकल एक लाइन आपसे पूछी है कि कब वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है? हमेशा इस्तेमाल हो सकता है वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट के तौर पे, क्योंकि वैल्यू इन यूज जनरली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ज्यादा होता है, अनलेस के एसेट इस टाइप का हो जिसको ऑपरेशन से निकाल दिया गया हो, अबैंडन कर दिया गया हो, साइड पे पड़ा हो, ऑपरेशनल ना हो। ठीक है जी, ऑपरेशनल एसेट्स के केस में हमेशा वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट होती है। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि फेयर वैल्यू ज्यादा हो, आमतौर पे हमेशा क्या होता है? वैल्यू इन यूज ज्यादा होती है। अच्छा, आप IAS 36 जब इंशाल्लाह फाइनल में आके पढ़ोगे ना, तो IAS 36 में वो फेयर वैल्यू को देखता ही नहीं है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू उसी को रिकवरेबल अमाउंट मानता है। क्यों?
उसको पता है कि जी वैल्यू इन यूज जनरली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है जी। आप सवाल पढ़ रहे होगे, वो स्टैंडर्ड में लिखा होगा जनाब इस ये एसिड का कैरिंग अमाउंट इतना, नीचे वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन होगी। आप देखोगे फेयर वैल्यू कहाँ है, नीचे लिखा होगा वैल्यू इन यूज इज ट्रीटेड एज रिकवरेबल अमाउंट सिंस वैल्यू इन यूज इज जनरली हायर देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पक्का जी। ऑनलाइन वालों जिंदा हो, मेरे बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? इतना अच्छा तो मैं नहीं पढ़ा था कि तुम्हें सब समझ आ रहा हो। अच्छा है। 2 टाइम पहले 2 नंबर का एक MCQ आया था और लोग घूम गए थे, फिर उनको याद दिलाना पड़ा था। मनुष्यों ये इलस्ट्रेशंस कराई थी नहीं कराई थी क्लास में, हैं? तो शायद दोबारा तुम्हारी बात वाली अटैम्प्ट को बता रहा हूँ मैं कि मनुष्यों को मैं बता रहा था कि यार ये पढ़ना है, तो उसने कहा थ्योरी है, हैं? ये करना है भाई। ठीक है जी। अच्छा देखो FAR 1 में ना कोई ऐसी थ्योरी नहीं आती है कि वो कोर थ्योरी हो और आपको रिप्रोड्यूस करनी हो। ठीक है जी। कि जनाब बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखो, ठीक है जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। जो थ्योरी अगर आती भी है ना 2-2.5 नंबर की, वो थ्योरी होती ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है। MCQs आते हैं, मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये MCQs में टेस्ट होता है। चलो जी, केस 4 के बारे में तो अब आप लोग क्रिस्टल क्लियर होंगे, मैं लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा जी। जी एक एसिड का कैरिंग अमाउंट है 400, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 320 निकली। वैल्यू इन यूज मालूम नहीं हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। जी क्या करूं, ये कंक्लूड कर दूं कि एसिड इम्पेयर्ड है? नहीं नहीं सर नहीं, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू इन यूज जनरली क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा होगी, आप खामखा एसिड को इम्पेयर कर देंगे जबकि शायद एसिड पे इम्पेयरमेंट हो ही ना। तो यहाँ क्या कंक्लूड कर दें हम, एसिड की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसा अब ये आया था 2 अटेम्प्ट पहले 2 मार्क्स का। ठीक है जी। अच्छा अगर मैं आपको ऐसी रूल पढ़ा देता ये आपको समझ नहीं आता, ये मुझे 4 केसेस बनाने पड़े ताकि चौथा केस आपको समझ आए। ठीक है जी। किसी अच्छा लैंड एक ऐसा एसिड है जिसमें इम्पेयरमेंट जनरली कैलकुलेट नहीं होती, जनरली, हाँ, और उसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। इस वक्त हम किन को देख रहे हैं, जिनकी लाइफ डिफाइंड है, उनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। लैंड की वैल्यू न्यूज़ किसी का अब्बा भी नहीं निकाल सकता। क्यों? लिमिटेड लाइफ ही नहीं, कहाँ निकालेगा वो? तो उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने का तरीका अलग है, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। हमारे पास कौन सा एसिड है, हमारी तरह के सर, जिसने मर जाना है एकदम। क्या चीज़? तो आपकी बुक्स में वो लैंड आएगी नहीं ना। अगर सर मेरी बुक्स में आए, जैसे कि मैंने IFRS 16 पढ़ा हुआ है, जैसे बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा, तो आपकी बुक्स में ज़मीन नहीं आती, ज़मीन का क्लेम आता है। आपने घर किराए पे ले लिया 1 साल का, क्या डेबिट करोगे अपने पास? घर डेबिट करोगे या प्रीपेड रेंट डेबिट करोगे? तो वो रेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अमोर्टाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसा एक्सपेंस आउट कर देते हैं हम। सर अगर मैं 99 ईयर्स के लिए ले लूँ तो क्या मेरी ज़मीन मेरी हो जाएगी? अभी भी ज़मीन पे 99 साल का मेरा क्लेम है, तो वो 99 साल का क्लेम जो है वो डिप्रिशिएट हो सकता है, वो इम्पेयर हो सकता है। ठीक है जी, हाँ वो इम्पेयर हो सकता है जी। ज़रखेज़ ज़मीन खरीद, तो ज़रखेज़ का मतलब पता है तुम लोगों, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड, या कोई माइन आपने ख़रीद ली, वो भी ज़मीन के ज़मरे में आती है, वो डिप्रिशिएट होती है। एक कॉन्सेप्ट है डेप्लीशन का, ठीक है जी, डेप्लीशन DEP, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन नहीं। डेप्लीशन होती है सर उन ज़मीनों की जिनमें फर्टिलिटी का एलिमेंट है, और हमें पता है कि जी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाने के बाद ये ज़मीन की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी 100 रुपये, लेकिन 8-10 साल बाद जब इसमें फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये 60 रुपये की रह जाएगी। तो आप 8-10 साल में उस 40 रुपये की अमाउंट को डिप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी। मैंने सर एक माइन ख़रीद ली, उसमें से मैंने सर कोयला एक्सट्रैक्ट करना है, तो माइन जो मैंने ख़रीदी है वो ज़मीन के ज़मरे में आएगी। तो माइन में से कोयला निकलने के बाद माइन की वो वैल्यू
लेकिन वैल्यू फिर भी रहेगी क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है जी, तो आप क्या करते हो, दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालते हो और उसको डिप्लीट कर देते हो, ऐसा। अभी तुम लोग ने शुरू किया मेरे बच्चों। सर रेजिडुअल वैल्यू ज़ीरो भी हो, अगर स्क्रैप वैल्यू मिल जाए तब भी एसेट को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या मतलब? स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? अच्छा, वैल्यू न्यूज़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ज़्यादा होगा मगर सीए से भी कम हो सकता है। वी कांट से दैट एसेट इम्पेयरमेंट। उर्दू ज़ुबान में आसान और सलीस भाषा में वैल्यू इन यूज़ हमेशा रिकवरेबल अमाउंट होती है जनरली, ठीक है। अगर वैल्यू इन यूज़ कैरिंग अमाउंट से कम है और फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही है, इम्पेयर कर दो एसेट को। लेकिन अगर आपको फेयर वैल्यू पता चल गई और वैल्यू इन यूज़ पता नहीं चल रही है एक ऐसे एसेट की जो चल रहा है, जिंदा है, आप उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। हाँ, वैल्यू इन यूज़ अगर ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा, आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, पक्का जी। केस 1 में वैल्यू न्यूज़ अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ज़्यादा, बेटा ये चारों केसेस के अलावा ना पांचवा केस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। दो चीज़ें, कभी एक बड़ी होगी कभी दूसरी छोटी होगी, और परम्यूटेशन लगा के बिना पांचवा केस नहीं बन सकता। बना लो, मैं बैठा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आसान कर देता हूं, पहले और चौथे केस में क्या फ़र्क है? दोनों में वैल्यू इन यूज़ गायब है। सर एक में फेयर वैल्यू ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट से ऊपर है तो हमने कंक्लूड कर दिया एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, और दूसरे में कैरिंग अमाउंट से कम है तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। सर दूसरा और चौथा ये भी एक जैसे केसेस हैं, दोनों में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गायब है। एक में वैल्यू न्यूज़ कैरिंग अमाउंट से ऑलरेडी ऊपर है, हमने कहा एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, दूसरी जगह कम है, हमने क्या कंक्लूड कर दिया, एसेट इम्पेयर्ड है, खत्म। और किसी को छोटा बड़ा करना है, मैं यहीं बैठा हूं, चार से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कोई केस बनाना तो बना लो, मैथमेटिकल परम्यूटेशंस के हिसाब से यही बन सकते हैं। और जी सर अगर कैरिंग अमाउंट कम हो फेयर वैल्यू ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। अच्छा, मतलब एक को नीचे रखना है और दूसरे को गायब करना है। चलो जी, एक को नीचे रखा दूसरा गायब कर दिया, हमने कंक्लूड कर दिया एसेट इम्पेयर्ड है। सर एक को नीचे रखा दूसरे को गायब कर दिया, हमने क्या कहा, एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं। और क्या, कौन सा केस में डालूं? जेंटल रिमाइंडर केस 3 रिपीट कर दें। आओ जी, केस 3 सबसे मुश्किल केस था। इसमें हमने देखा कैरिंग अमाउंट 400 है, एसेट की फेयर वैल्यू पता चल गई, वैल्यू न्यूज़ पता नहीं चल रही है। इसलिए पता नहीं चल रही है कि कैश फ्लोज मालूम करना सर्टेनिटी से मुश्किल है, तो हमने कंक्लूड कर दी वैल्यू न्यूज़ इतनी आसानी से पता, सॉरी वैल्यू न्यूज़ पता चल गई, फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है। फेयर वैल्यू एक्सट्रीमली अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब है वॉलेटाइल, एक ब्रोकर आके एक वैल्यू लगा रहा है, दूसरा दूसरी वैल्यू लगा रहा है, हमने कंक्लूड कर दिया भाई इसकी फेयर वैल्यू सही से मालूम नहीं हो सकती। सर इसकी वैल्यू न्यूज़ ऑलरेडी कम है, हमने अभी डिस्कस किया कि आपके पास तमाम ऑपरेशनल एसेट्स की वैल्यू न्यूज़ हमेशा हायर होती है, किसके मुकाबले में? तो सर आप ये कंक्लूड कर दें कि ये वैल्यू इन यूज़ ही इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, क्योंकि आमतौर पे अगर फेयर वैल्यू निकलेगी भी तो वो वैल्यू न्यूज़ से क्या होगी, कम होगी। अच्छा, ये मैं क्लास में पढ़ा के बच्चों को पक्का किया, एग्जामिनर ने सवाल पूछा, पहले सवाल में फेयर वैल्यू जो है वो वैल्यू न्यूज़ से ज़्यादा है। बच्चा ये क्या पढ़ाया था आपने? मैंने कहा भाई ये एग्ज़ाम के सवाल में ऊपर नीचे हो सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती ऐसे, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, चलो अल्लाह का शुक्र जी, मैं लिख देता हूँ बेटा। अच्छा, फिर एक बच्चा पूछेगा क्या नॉट पॉसिबल है? वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल है या इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग नॉट पॉसिबल है? तो फिर इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग अगर नॉट पॉसिबल है तो वो ऊपर लिख के ये क्यों नीचे लिखा है? तो फिर दो दो क्यों लिखे? तो फिर ये नीचे क्यों लिखा है? सेठ है जी, बड़े हम आगे। किसी को ये एतराज़ तो नहीं कि मैंने पिंक कलर से क्यों लिखा है, हैं? चलो आगे बढ़ो दोस्त, और सुनना, ये कॉपी करना है, सॉरी मैं भूल गया पूछना, कर लिया पक्का? कर लो भाई अगर किसी ने नहीं किया। चले जी,
एक छोटी सी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और, प्लीज बोर्ड पे देखो। आज 31 दिसंबर है 2012, मिसाल देता हूँ। तो 12 में क्या हुआ था? नहीं 12 नहीं, 2022। सर 31 दिसंबर 2022 है। ये मैं हूँ, ठीक है जी। और से मिसाल के तौर पर ये किसको बनाया हम? क्लास का सबसे हरामखोर बच्चा कौन है जो बहुत मस्तियाँ करता है? हसनैन कहाँ है? चलो हसनैन जी, हसनैन का नाम ऐसा है यार, हसनैन पे हमारे बच्चे कुर्बान, ठीक है। हसनैन का नाम नहीं यार, कोई और नाम बताओ। हैं कौन? बाबर नाम सही है। चलो बाबर किसी बुजुर्ग का नाम नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, बाबर जो है वो हमारा जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है जी, जूनियर अकाउंटेंट। बाबर 31 दिसंबर 2022 का दिन आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने बाबर आया मेरे पास। सर वो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर ले सारे एसेट्स की। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर ईयर एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है। मैंने कहा किससे सुना तुमने? उसने कहा सर मैंने सारे FAR1 के सवालों में देखा, फॉर द ईयर एंडेड, तो ये होता होगा ऐसे। मैंने कहा नहीं बेटा, हर साल के एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो नहीं, फिर उसने कहा कि सर फिर ये कैसे, फिर कब करना है? मैंने कहा भाई आप साल के किसी भी दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हो। अच्छा ये ICAP के अच्छा एग्जामिनर को नहीं पता, नहीं तो बीच में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग डाल देता। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज तक जितने सवाल पूछे हैं वो, तो पहली चीज आपने ज़हन में डाल दी कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए किसी डेट का होना जरूरी नहीं। अच्छा जी, फिर इस छोटू ने मुझसे पूछा सर हमारे पास तो बहुत सारे एसेट्स हैं, सबकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। मैंने कहा बेटा बहुत सारे एसेट्स कौन से? उसने कहा सर इन्वेंट्री है, PP है, ज़मीन है, ठीक है जी, और क्या कुछ है? मैंने कहा नहीं बेटा, सिर्फ 2 ही एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग IAS 36 में आती है। एक है हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा है हमारे पास इंटेंजिबल्स। अभी ए आता है, ई आता है ऐसा? तुम लोगों को ये कैसे पता? इंटेंजिबल्स, ठीक है जी। 2 ही चीजें जिसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग यहां पॉसिबल है। एक और चीज है वो कहलाती है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। वो आपके कोर्स से, फाइनल के कोर्स से भी बहुत बाहर है, ठीक है। तो हम 2 पे बात करेंगे, सिर्फ किस पे? एक बंदे ने कहा जो इन्वेंट्री पड़ी है वो कैसे इंपेयर होगी? हमने कहा इन्वेंट्री का इंपेयरमेंट इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और जब वो कॉस्ट से नीचे NRV नीचे आती है हम क्या बुक करते हैं? NRV लॉस। वो टेक्निकली इंपेयरमेंट होता है, ऐसा। एक बंदे ने कहा वो रिसीवेबल भी इंपेयर होते हैं। हाँ बैड डेट्स क्या है? इंपेयरमेंट है रिसीवेबल का। वो किस स्टैंडर्ड में डील होता है? IFRS 9 में। वो हमारे कोर्स का पार्ट इस वक्त नहीं। हमारे पूरे कोर्स में IAS 36 में 2 ही चीजों की इंपेयरमेंट होगी। किसकी? PP और इंटेंजिबल्स की। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर PP और इंटेंजिबल्स, क्या सबकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लूं? जितने PP और जितने इंटेंजिबल्स पड़े क्या सारे एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लूं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, एक काम करें, कुछ एसेट्स में इंडिकेटर्स होंगे, कुछ में कोई इंडिकेटर नहीं होगा। इंडिकेटर क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ना है, वो 11 इंडिकेटर हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो जिन एसेट्स में इंडिकेटर है उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेते हैं, और जिनमें इंडिकेटर नहीं है उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग। अच्छा हमारे पास है सर कोई 20-25 के करीब इंटेंजिबल्स और PP, तो इसमें से हमने सोचा भाई 25 में से सिर्फ 8 में इंडिकेटर हैं, बाकियों में नहीं है। तो बाबर ने कहा सर 8 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लूं। मैंने कहा रुको, अच्छा फिर क्यों नहीं? 8 में इंडिकेटर भी इंपेयरमेंट का, फिर क्या करें? क्या चेक करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें 8 की। ये थोड़ी कह रहा हूं कि इंपेयरमेंट बुक कर लें 8 पे। क्या कह रहा हूं? इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें, हैं जी। 8 के 8 एसेट्स में हमें लग रहा है इंडिकेटर है, इंपेयरमेंट हो सकती है, हैं? अच्छा सुने जरा गौर से। अब हमें नजर आया जी हमारे पास एक एसेट है, एक गाड़ी है, ठीक है जी। गौर से सुनना, एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू है 5 लाख। हमें लग रहा है इसमें इंपेयरमेंट है। हमारी कंपनी की वैल्यू है 200 बिलियन रुपीज। हमने कहा यार 200 बिलियन की कंपनी में 500
5 लाख की गाड़ी में इम्पेयरमेंट ढूंढने जाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। एक अकाउंटेंट को लगाएंगे, वो बेचारा वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशंस करेगा, फिर डिस्काउंट रेट मालूम करेगा, कोई 2-2.5 दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में निकाल देगा। इतना टाइम नहीं है भाई। इतनी बड़ी कंपनी में मूंगफली जितना जो है वो ये एसेट है, इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना कोई फ़ायदा। यानी सर आपने जिन एसेट्स में इंडिकेटर है भी ना, आप चेक करेंगे कि पॉसिबल इम्पेयरमेंट मटेरियल है। कौन सी इम्पेयरमेंट? पॉसिबल इम्पेयरमेंट अगर मटेरियल है या नहीं है, ये चेक करेंगे, हम अंदाजा लगाएंगे। अगर पॉसिबल इम्पेयरमेंट इममटीरियल है तो हम कहेंगे गरक करो यार। इम्पेयरमेंट निकल भी आएगा तो कितने का इम्पेयरमेंट होगा? लाख रुपए का होगा। 200 बिलियन रुपए की कंपनी है, ठीक है जी, इतनी बड़ी अमाउंट है कंपनी की, उसका प्रॉफिट बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है, उसमें इम्पेयरमेंट सर कुछ लाख रुपए की निकलेगी तो दिखेगी भी नहीं, क्योंकि हम बाज़ औक़ात बैलेंस शीट मिलियंस में बनाते हैं। तो ये तो कहीं वो जो डब्बा होता है उसकी लाइन में घुस जाएगी इम्पेयरमेंट, वो तो नंबर ही नहीं आएगा कोई। तो नहीं सर, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करते। तो किसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने की ज़रूरत है? अब इस 8 में से 3 एसेट्स या 4 एसेट्स ऐसे निकले जिसमें इम्पेयरमेंट मटेरियल हो सकती है, ये हमने अंदाज़ा लगाया, डन। अब बताओ सारे एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी? नहीं, सिर्फ 2 एसेट्स की, पीपी और क्या सारे पीपी और इंटेंजिबल्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी? नहीं सर, जिसमें इंडिकेटर होगा उसकी टेस्टिंग करेंगे। क्या सारे इंडिकेटर वाले एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? नहीं सर, सर जिसमें लग रहा है कि मटेरियल इम्पेयरमेंट निकल सकती है उसकी टेस्टिंग करेंगे, जिसमें मटेरियल इम्पेयरमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे। अच्छा, अब सर मटेरियल पॉसिबल मटेरियल एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग शुरू की हमने। वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दोनों में से कोई एक चीज कैलकुलेट कर ली और वो कैरिंग अमाउंट से ऊपर निकल आई। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू न्यूज, दोनों में से कोई एक चीज कैलकुलेट की और वही कैरिंग अमाउंट से ज्यादा निकल आई, तो क्या बाकी की चीजें करने की जरूरत है? नहीं सर, वहीं खत्म कर दें, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग खत्म कर दें, वहीं पे कंक्लूड कर दें कि एसेट इम्पेयर्ड। अब बताएं जी, किन एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना होती है और किस डेट पे करना होती है? इट कैन बी एनी डेट, ठीक है जी। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप ईयर एंड पे बैठ के इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें। सारे एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करनी है। ओनली IAS 36 में 2 टाइप के एसेट्स वैसे ज्यादा कवर होते हैं, तुम्हारे कोर्स में 2 हैं, ठीक है जी, पीपी और इंटेंजिबल्स। सर वो सारे इंटेंजिबल्स और पीपी जो हमारे पास मौजूद है सब टेस्ट होंगे इम्पेयरमेंट के लिए? नहीं सर, जिनमें इंडिकेटर है वो टेस्ट होगा। क्या सारे इंडिकेटर बेस्ड टेस्ट होंगे? नहीं सर, जिसमें पॉसिबल इम्पेयरमेंट मटीरियल है वो टेस्ट होगा, अदरवाइज बाकी किसी को हम टेस्ट। अब बताएं सर, पूरे कंपनी के अंदर से 3 एसेट्स ऐसे निकलेंगे, 4 निकलेंगे जिसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी, पक्का? ये छापो पहले, शाबाश। देखो यार, मटेरियल और इममटेरियल की डेफिनेशन जो किताब में दी हुई है ना, वो बड़ी सब्जेक्टिव है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब वो चीज़ जो यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे वो मटेरियल है, ठीक है। मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर वाले कोई रिश्ता देखने के लिए लड़की देखने गए, उन्होंने कहा जी लड़की जो है वो माशाल्लाह 5 वक्ता नमाजी है, ये सारे मामलात हैं सर, पढ़ी लिखी है, बस बच्ची में थोड़ी आदत ये ख़राब है कि वो सोती बहुत, 8-10 घंटे 12 घंटे सोती है। ये तुम्हारे लिए मटेरियल बात है, इममटेरियल बात है? हाँ, अच्छा, इममटेरियल बात है, ठीक है। अब आपकी अम्मी कही जी बच्ची जो है वो हार्वर्ड से पढ़ी हुई है, माशाल्लाह कोई 2-2.5 मिलियन रुपये महीने के छापती है और बड़ी ज़बरदस्त बनती है, लेकिन एक छोटी सी आदत है इसके अंदर, रात को जो है वो हेरोइन पीती है। हाँ जी, अब मटेरियल बात है, मटेरियल बात है, हैं? तो डिसीजन चेंज हो जाएगा ना तुम्हारा, हैं? तो सर मटेरियल और इममटेरियल ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। अच्छा, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मटेरियल किसको कंसिडर करेंगे? सब्जेक्टिव, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखेंगे। एनीथिंग अबव 5% ऑफ प्रॉफिट इज मटेरियल, ठीक है जी। एनीथिंग अबव 5% ऑफ प्रॉफिट इज मटेरियल, ठीक है जी। बस ये हमने 5% ऑफ प्रॉफिट विच प्रॉफिट? आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। हमने खड़ा हुआ है ना, इसका नाम है शब्बर ज़ैदी। नाम सुना ये हमारे सर फर्गसन के पार्टनर, ये FBR के चेयरमैन रह चुके, ठीक है। शब्बर ज़ैदी जो है वो कह लो हमारे उस्ताद हैं, ठीक है। मैं मतलब उनको प्राउडली अपना उस्ताद कहता हूँ कि यार मैंने इस बंदे से बहुत सारी चीज़ें सीखी। फर्गसन के सीनियर पार्टनर हैं, ठीक है जी, और टैक्स देखते थे फर्गसन में। अज्यूम करें सर ये बंदा जो है वो
रोज़ दोपहर के खाने के बाद फर्गसन्स की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में एक छोटा पान का खोखा है, और है ऐसा, हाँ ऐसा ही है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये पान का खोखा है सर, ठीक है जी, ये है पान का खोखा, ठीक है जी। अच्छा, पान के खोखे के साथ खड़े हैं यहाँ पर, ये हैं जी सिद्दीक भाई, और ऐसा ही है, ठीक है जी। वहाँ आगे पान की दुकान है, सिद्दीक भाई वहाँ होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, शबर साहब रोज़ आके यहाँ से पान खाते हैं, खुश हो जाते हैं शबर साहब। उन्होंने कहा यार एक काम करो, इसको ना फर्गसन्स का पार्ट बना देते। ये फर्गसन है सर। उन्होंने कहा काम करें यार, ये पान का खोखा ना सिद्दीक भाई आप हम पे भेज दें, हम इसको फर्गसन्स का पार्ट बनाने वाले। तो सिद्दीक भाई ने जो है वो शबर साहब की तरफ देखा, अच्छा आप खरीद सकते हैं इसको। उन्होंने कहा हाँ, क्या मसला है, अभी बता देते हैं। ये जो सारे एसेट्स पड़े हुए हैं, कौन से एसेट्स, ये फिजिकल एसेट्स जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, ये कितने के उसने, सिद्दीक साहब ने अपनी जेब से जो है वो एक रजिस्टर निकाला। उसने कहा सर ये देखें, ये हमारी बुक्स है, ये मैं ऑडिट कराता हूँ फर्गसन से ही, 1 लाख रुपए इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। कितनी? 1 लाख रुपए इसकी क्या है जनाब, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। तो शब्बर साहब ने कहा 1 लाख रुपए लो, खोखा छोड़ दो। उसने कहा सर ये तो कैरिंग अमाउंट है ना, इसकी फेयर वैल्यू मालूम करवाते हैं। तो हमने क्या किया, एक बंदे को बुलवाया, उससे सामने ये डब्बे की ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू। उसने कहा जी टोटल चीज़ों की वैल्यू है 1.5 लाख। शब्बर साहब ने कहा 50,000 और ले लो, 1.5 लाख रुपए ले लो, बिजनेस छोड़ दो। सिद्दीक ने पूछा सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? शब्बर साहब ने कहा जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उसने कहा शब्बर साहब मैं आपसे 2 मिनट बात करूँगा, मुझे एक बात बताएं, आपने तो मेरे सिर्फ फिजिकल एसेट्स की वैल्यू लगाई ना। सिद्दीक के सामने ना ये 2 छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, ये ज़बरदस्त किस्म के पान साफ कर रहे हैं, कत्था बना रहे हैं, चूना बना रहे हैं। सिद्दीक साहब ने कहा ये मेरे 2 एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं। क्या है जनाब? बड़े एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ हैं सर। यहाँ कोने पे ना सिटी बैंक है, और है वहाँ पे। सिद्दीक भाई ने कहा ये सिटी बैंक वाले ना हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े होते हैं, मुझसे लोन ले लो, ये मेरी क्रेडिट स्टैंडिंग है। क्या है जनाब? ये मेरी क्रेडिट स्टैंडिंग है सर। वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लोन ले लो भाई, लोएस्ट रेट पे लोन दे देंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज हैं सर। जमाने का एक्सपीरियंस है इन बच्चों को, ठीक है जी। फिर शब्बर साहब ने कहा अच्छा। शब्बर साहब को कहा शब्बर साहब आप जाके ये 3 मोहल्ले छोड़ के जाके पूछें कराची का बेस्ट पान वाला कौन है। 3 मोहल्ले छोड़ के आपको एक बंदा कहेगा सिद्दीक पान वाला, ठीक है जी। तो ये मेरी मार्केट स्टैंडिंग है। क्या जनाब? ये मेरी मार्केट स्टैंडिंग है सर, पूरी 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 मार्केट जानती है सर। क्या आपने समझा हुआ है? ये इज्जत पान बेचने से ही बनी है उसकी, ठीक है। तो ये मार्केट स्टैंडिंग है मेरी। तो शब्बर साहब ने कहा अच्छा, मतलब तुम्हारी क्रेडिट स्टैंडिंग में, मार्केट स्टैंडिंग में। इतने में सिद्दीक भाई ने जेब से एक छोटा सा फर्रा निकाला, छोटी सी डायरी निकाली। उस डायरी में नाम लिखे हुए जी, उस डायरी में नाम लिखे जी जमाल लंगड़ा और पता नहीं फलाना और ढिमका और ये वो। तो शब्बर साहब ने कहा ये क्या है? उसने कहा ये मेरे पास कस्टमर लिस्ट है, ये वो कस्टमर है जिनके पास रेगुलर मेरे पान जाते हैं, इन्हीं को ऐड कर लो ना तो आप पागल हो जाओ, ठीक है जी। एक बंदा आके कहता है जी जमाल लंगड़े का पान चाहिए, मैं बना देता हूँ। बताता थोड़ी है कौन सा पान, ये तो मुझे पता होता है। तो मेरी इतनी कस्टमर लिस्ट है, जो दुकान खरीदेगा कस्टमर उसी को मिल जाएंगे। तो ये मेरी कस्टमर लिस्ट है। और सर ये तो पान का पत्ता आप देख रहे हैं ना मेरी दुकान के ऊपर, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये मेरा ब्रांड है। इसके आपने ये पता है आपको ये ब्रांड क्या होता है? ये ब्रांड है जी, मैं किसी जगह पे भी जाके लगा दूं दुकान चल पड़ेगी, जानते हैं लोग कि सिद्दीक भाई का ब्रांड है। अब शबर साहब सुन रहे हैं, अच्छा तेरी मार्केट स्टैंडिंग भी है, तेरी क्रेडिट स्टैंडिंग भी है, तेरे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ भी हैं, तेरे पास कस्टमर लिस्ट भी है, तेरे पास ब्रांड भी है। उसने कहा आपको पता है इन सब चीज़ों की वैल्यू लगाई आपने? आप तो मुझसे पान का सिर्फ डब्बा खरीद रहे हैं, इन सब चीज़ों की वैल्यू कौन लगाएगा? मैं तो आपको पूरा बिजनेस बेचूंगा। तो शब्बर साहब ने कहा इसकी क्या वैल्यू है? उसने कहा आप एक काम करें 1,80,000 दे दें। ये बात समझ आती? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 30,000 रुपये हमने ओवर एंड अबव पे किए हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाती है गुडविल। याद रखना, गुडविल एक एसेट नहीं है, गुडविल इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंटेंजिबल्स, ठीक है जी।
और इन सब इंटेंजिबल्स में एक चीज़ कॉमन है, इनकी लाइफ इनडेफिनिट है, पता नहीं होती हमें कि ब्रांड की लाइफ कितनी है, वो जो 2 एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ बैठे हैं कब तक हमारे साथ रहेंगे, हमारी मार्केट स्टैंडिंग कितने साल रहेगी, हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग कितने साल रहेगी, ठीक है जी, हमें नहीं पता होता। तो ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ इनडेफिनिट होती है, पता नहीं चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं, क्या चीज़, गुडविल। अब बताओ सर, क्या ये गुडविल फिजिकली एसेट मौजूद है? नहीं सर। क्या गुडविल एक एसेट है? बचपन में पढ़ाया जाता है ना, गुडविल का मतलब है नाम, ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल में आपका नाम यानी ब्रांड नेम भी आता है, आपकी कस्टमर लिस्ट भी आती है, आपकी मार्केट स्टैंडिंग भी आती है, आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग भी आती है, आपके एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की प्रेजेंस भी आती है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, गुडविल। तो मुझे एक बात बताएं, ये गुडविल कितने की है जी? अच्छा, गुडविल अगर कैलकुलेट करना हो तो उसका फंक्शन क्या है? हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फेयर वैल्यू कितनी है? 180। और फेयर वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स 1 लाख। तो हमारे पास क्या बच गया? तब तो ये गुडविल आपने पढ़ा के हम पे क्यों इतना एहसान किया? 3 किस्म के एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अनकंडीशनली हर साल होती है, चाहे उसमें इंडिकेटर हो या ना हो। वो 3 एसेट्स कौन कौन से हैं? पहला है गुडविल। क्या है जनाब? पहला गुडविल है, जिसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या होनी है? हर साल होनी है, चाहे उसमें इंडिकेटर है। कब होनी है? साल के एंड में? नहीं सर, किसी भी वक्त हो सकती है, कोई मखसूस दिन साल का रख लें आपने, हर साल उसकी। जी, अच्छा ये मुझे भी सिखा दो यार, कैसे, कब नहीं डालते? क्या चीज़? मुझे एक बात बताओ, ये कस्टमर लिस्ट और ये सारी चीज़ें खरीद कौन रहा है? तो वो क्या एंट्री पास करेगा? वो एंट्री पास करेगा फिजिकल एसेट्स डेबिट कितने से? 150 से। गुडविल डेबिट कितने से? 30,000 से। और कैश क्रेडिट कितने से? 180 से। ये शब्बर साहब के लिए क्या है? परचेज गुडविल है। उसके लिए क्या है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये सदीक भाई अपनी बुक्स में नहीं डाल सकते, लेकिन शब्बर साहब डाल सकते हैं। क्यों? शब्बर साहब ने खरीदी है। ये बात समझ आती है? अब बताएं जी, तो गुडविल का आपने क्या करना है जी? अच्छा, गुडविल अगर इममटीरियल है तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर गुडविल इममटीरियल हो, बैलेंस शीट के ऊपर ना होने के बराबर उसकी वैल्यू, तो उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब बताएं जी गुडविल, फिर सर गौर से सुनिएगा, क्या गुडविल डिप्रिशिएट होती है, अमोर्टाइज होती है? पुराने ज़माने में होती है और इंटरमीडिएट और बीकॉम में आज भी होती है। वहाँ कहते जी गुडविल विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर 5 ईयर्स। और भाई क्या अल्लाह ताला के किसी फरिश्ते ने आके कहा कि गुडविल 5 साल में ख़त्म हो जाएगी? किसने बताया? गुडविल की लाइफ हमेशा क्या होगी? इंडेफिनिट होगी। ख़रीदने वाले बंदे को नहीं पता होगा कि गुडविल कब जो है वो, तो जब जिस एसेट की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही है, फिर उस एसेट की हम क्या करते हैं? इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। इसलिए इसकी हर साल इंपेयरमेंट करनी है, क्योंकि ये डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं होता। ऐसा पहली चीज़ हो गई सर। दूसरा जी, अब देखो ये सारे थ्योरी में आएंगे, ये दिमाग में रखना, ठीक है जी। दूसरा एसेट जिसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल करनी है, ऐसे इंटेंजिबल्स सर जो कि सर अवेलेबल नहीं है करंटली यूज़ के लिए। क्या मतलब? ऐसी कोई एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सर हम, जिसको बनाने में हमें लगेंगे 3-4 साल, वो बन रहा है, ठीक है, जिस पर खर्चा आता है, हम CWIP डेबिट करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं, तो ये अमोर्टाइज क्यों नहीं हो रहा? जब यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे हम, तो आगे से लाइफ देखेंगे ना। अभी तो हमने इसकी लाइफ देखनी ही नहीं है सर, पहले तो काबिल इस्तेमाल तो हो जाए। तो स्टैंड कहते हैं जब तक काबिल इस्तेमाल नहीं होता क्या एसेट इंपेयर हो सकता है? हाँ सर, हमने खर्चे किए लाखों रुपए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है जी। बाद में किसी ने कहा सॉफ्टवेयर तो बाहर 15 रुपये की DVD पे मिल रहा है, ठीक है जी। हमने कहा इतना जब खर्चा किया वो
उसने कहा सर अब ख़त्म हो गया, इससे अच्छे सॉफ्टवेयर बाहर आ रहे हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इम्पेयर करना पड़ेगा, भले वो अभी तक हमने इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया। तो बताएं ऐसे इंटेंजिबल्स जिनकी जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है अभी यूज़ करने की, थोड़े टाइम बाद अवेलेबल होंगे यूज़ करने के लिए, लेकिन हम उस पर खर्चा किए जा रहे हैं, हम उनको इम्पेयरमेंट, उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करेंगे? हर साल करेंगे, किसी एक मखसूस दिन पे करेंगे। वो मखसूस दिन ईयर एंड भी हो सकता है और कोई भी दिन हो सकता है। ऐसा याद रहेगा मेरे बच्चों। कौन सा इंटेंजिबल्स? सॉरी गुडविल, एक तो वो नहीं है, दूसरा अच्छा फिर गौर से देखना तीसरी चीज़, इंटेंजिबल्स विद इनडेफिनिट लाइफ। नहीं तो ये गुडविल ही हो गया ना? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं सर, मैंने जुनैद जमशेद से एक ब्रांड परचेज किया कि भाई मैं जे डॉट जो है वो स्लोगन यूज़ करूंगा और मैं जर्मनी में प्रोडक्ट्स बेचूंगा। क्या मैंने जुनैद जमशेद का बिजनेस खरीदा? नहीं, मैंने सिर्फ क्या खरीदा? एक स्पेसिफिक एसेट। कौन सा? ब्रांड की लाइफ आपको पता है कितनी होगी सर? इनडेफिनिट है। क्या पता सर दो साल बाद ही ब्रांड खत्म हो जाए, कोई वैल्यू ना बचे उसकी, क्या पता 20 साल चलता रहे, 25 साल चलता रहे। तो ऐसे परचेज्ड इंटेंजिबल्स जिनकी लाइफ क्या है, इनडेफिनिट है, हम उनको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उनकी हम क्या करेंगे? हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। और कोई एग्जांपल है इसकी सर? फ्रेंचाइज एग्रीमेंट की लाइफ होती है, ठीक है जी। आप मिसाल के तौर पर आज कहेंगे कि जी मैं KFC का नाम इस्तेमाल करूंगा, तो KFC का नाम इस्तेमाल करने के लिए वो आपको टाइम देगा कि जी इतने टाइम तक आपने इस्तेमाल करना है, इतने टाइम बाद आपसे हम क्या करेंगे वापस। पाकिस्तानी टीम का लोगो है, पेप्सी ने क्या किया? पाकिस्तानी टीम का लोगो डाल दिया पेप्सी पे, और सोचा वर्ल्ड कप पूरा चलेगा 2 महीने इंशाल्लाह, 2 महीने तक लोग जो है ना वो देखेंगे, पता चला पाकिस्तान राउंड में एलिमिनेट हो गया। अब तो इसकी लाइफ क्या है जी? डेफिनेट है। तो याद रखना इंडेफिनेट लाइफ वाले इंटेंजिबल्स आप क्या करते हैं हमेशा उसको। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तमाम एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग साल के एंड पे होती है? नो। इंडिकेटर होगा तो टेस्टिंग होगी, नहीं होगा तो क्या तमाम एसेट्स बगैर, कोई ऐसा एसेट है जो बगैर इंडिकेटर के इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो उसकी? हाँ सर, गुडविल, दोज इंटेंजिबल्स दैट आर नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज एंड दोज इंटेंजिबल्स दैट हैव एन इनडेफिनिट लाइफ। ऐसा। तीसरी चीज, अच्छा जिनकी लाइफ डेफिनेट है, जो डेप्रिशिएट भी हो रहे हैं, क्या सबकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? नहीं सर, जिसमें इंडिकेटर है उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। अच्छा जिसकी इंडिकेटर है सबकी टेस्टिंग करनी है? नहीं सर, जिसमें पॉसिबल इंपेयरमेंट मटीरियल है उसकी टेस्टिंग होगी, अदरवाइज सबकी टेस्टिंग नहीं होगी। पक्का जी? ये इंडेफिनेट लाइफ वाला पॉइंट रिपीट कर दें बेटा, जिसकी लाइफ आपको पता ना हो। इंसान की लाइफ पता, अगर ऐसा है ना कि आपको आपकी लाइफ पता है कि कब ख़त्म हो रही है, तो आप उससे 2 साल पहले ही मर जाओगे। हम उससे लिख के ले लो। इंसान को ये पता चल जाए ना कि आपने फलां दिन मरना है, टेंशन के हमारे 2 साल पहले मर जाए उससे। ये फैक्ट है, तभी तो अल्लाह ने ये चीज़ छुपा के रखी है। आपको बता दीजिए 80 साल आपकी एज, 78 पे आप फारिग हो जाते, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने, मेरे बड़े भाई अल्लाह उनको बख्शे, उनका इंतकाल हो गया, तो बड़े बोल्ड इंसान थे और मुझे लगता था यार ये फाइटर है भाई, मतलब ही इज़ द वन टू लुक फॉर। यार ये इस बंदे को आप देखो, आइडलाइज करो, दलेर आदमी। द डे ही गॉट न्यूज़ कि उनको कैंसर है, अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। मैं हिल गया, यकीन करो। वो मेरे मतलब काफ़ी बड़े भाई थे मुझसे, मतलब उनको अब्बा की तरह ही हम देखते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ मैं हिल गया। मैंने कहा यार अगर इस बंदे को डर है ना मौत का, तो किसी को भी। यार वो बंदा मस्जिद में खड़े होके ना, कोई मौलाना साहब ने एक दिन फ़िरका वारियत पे बात शुरू कर दी, उन्होंने लड़ पड़े मौलाना साहब से, उन्होंने कहा हक बात करो, मरना नहीं है तुमने। मैंने कहा यार ये तो अजीब बंदा यार भाई है, ऐसा होना चाहिए टाइट इंसान यार। डर वर है ही नहीं इसके अंदर भाई, कोई खौफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो किससे सुनाते थे, हम एक दफ़ा निकले सैर पे तो कब्रिस्तान में रात आ गई, हम कब्रिस्तान में सो गए। हम भाई हम तो कब्रिस्तान के करीब गुजर जाएं तो ठीक है ना, नहीं लेकिन मौत आई कौन, उसको देख के तो मेरी और हालत टाइट हो गई। यकीन करो मुझे खांसी आती है, मैं आखान भागता हूँ। उससे पहले मैं भी बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन नहीं, मौत
का अगर वक्त पता चल जाए तो फिर तो गया। अब बताएं सर, क्या इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऐसे एसेट्स की हर साल होनी चाहिए? हाँ सर, हर साल आप जो आपने टेस्टिंग कराओ ज़रा देखो तो सही कौन सा पुर्जा चल रहा है और कौन सा। कैंसर पेशेंट्स जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है यार। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने कैंसर में बड़ा सर्वाइव किया है और ठीक ठाक सर्वाइव किया है। ठीक है जी, मैंने मेरे अस्पतालों में ना चक्कर बहुत लगे। मेरी वालिदा का इंतकाल मेरे हाथों में हुआ है, वालिद का इंतकाल मेरे हाथों में हुआ है। ठीक है, तो मैंने फिर तकरीबन कोई 7 साल के करीब सिविल हॉस्पिटल में वॉलंटियर किया है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। उधर तो मैं ऐसे ऐसे लोग देखें मुंह में गोलियां लगी हुई हैं, हलक में किसी ने बंदूक रख के गोली मार दी, बच गया बंदा, बच गया। उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, वो बता नहीं पा रहा। ठीक है जी, और एक एक महीना अस्पताल में कोई वारिस ही नहीं है, कोई पता ही नहीं, पठान लड़का कोई यंग बंदा, किसी MKM वाले बंदे ने उसको मुंह में बंदूक रख के गोली मार दी। ठीक है जी, वो आप लोगों की नज़रों में बहुत सारी पार्टियां बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये पीपल्स पार्टी है जी, हमारे चाचा हैं इसमें जी, ये MQM है, हमारे कायद हैं। इनके वो रूप देखोगे तुम कभी अस्पताल जाओ तुम्हें लग पता जाएगा। अल्लाह ताला जिसके जो पार्टी है उसके साथ ही हिसाब करे क़यामत के दिन, उसके साथ ही उठाए हैं। आवाज़ उठ रही है अल्ताफ़ भाई, ये साथ में भाई अब्दुल रशीद भी उठ रहे हैं। अब्दुल रशीद को वहाँ पता चल रहा है जब जिए भाई के नारे मारता था वो क्या थे, ये बिलावल भुट्टो के साथ उठ रहे हैं। अच्छा जी, इनटेंजिबल नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज़ एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैंने बताया कि सर कुछ अच्छा, क्या तुम लोग जब पहली दफ़ा में सुनते हो कि वो क्या सुनाई कम देता है, या मतलब होश में नहीं होते हो या सीट पे नहीं होते हो? होश में नहीं होते। वो इंटेंजिबल सर इसकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आमतौर पर सॉफ्टवेयर बनाने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। अब 1 साल गुजर गया, अभी अवेलेबल फॉर यूज़ तो है नहीं, तो इसकी इम्पेयरमेंट ही टेस्ट करेंगे कि वो डेप्रिशिएट तो हो नहीं सकता ही। पक्का जी? अब बताएं जी, ये याद रहेगा मेरे बच्चों, हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज हमने बहुत थ्योरी पढ़ी है, तो इसको तुम लोग आई होप जहन में रखोगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, नहीं तो पागल हो जाओगे। अब बताओ, मैंने आज की क्लास में आपको सिंपल 4-5 चीज़ें पढ़ाई हैं, वो ये 3-4 केसेस पता हैं, ये आपने याद रखने। और मैंने आपको सर ये बताया कि कौन से एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है और कौन से की नहीं करनी है। ठीक है जी, और मैंने आपको 3 एसेट्स ऐसे बता दिए जिनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आपने अनकंडीशनली हर साल करनी है। ज़रूरी नहीं है ईयर एंड पे हो, किसी एक मखसूस दिन पे हो सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। क्या चीज़? हाँ, मटीरियलिटी की कंडीशन तो हर दफ़ा रहेगी जी मेरा बच्चा। कॉपीराइट्स बेटा आप लेते हो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, कोर्ट से जाके, उसकी लाइफ लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। ठीक है ना? अब आज मैं कह दूं जी मेरे लेक्चर चोरी हो रहे हैं तो मैं कॉपीराइट करा लेता हूं इसका। अच्छा, कॉपीराइट सिर्फ 2 चीज़ों का होता है ना, एक लिटरेचर का होता है, एक आर्ट वर्क का होता है। ठीक है जी, तो किसी फॉर्मूले को आप कॉपीराइट नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, उसके लिए होते हैं पेटेंट्स। ठीक है जी, तो हाँ पेटेंट्स होते हैं। कोई फंक्शन है आपके पास, कोई फार्मूला है, कोई सीक्रेट है, कोई ट्रेड सीक्रेट है। ठीक है जी, कोई प्रोसेस है, कोई वैक्सीन है। ठीक है जी, तो इसको आप ट्रेड सीक्रेट के तौर पे यानी पेटेंट्स के तौर पे रजिस्टर कराते हो, और 3 साल से 5 साल तक का टाइम जो है वो आपको मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लोग पेटेंट्स का, जैसे मिसाल के तौर पर पैनाडोल है, पैनाडोल कौन बनाता है? GSK के पास राइट्स हैं इसके, GSK राइट्स देता है लोगों को। पैनाडोल पाकिस्तान में 4 कंपनीज बनाती है, सबसे मशहूर GSK की है। आप इंटीरियर में जाओ आपको पैनाडोल मिलेगी, प्रोड्यूसर कोई और है उसका। ठीक है जी, तो पैनाडोल प्रोडक्ट किसकी है? GSK की है। GSK ने लोगों को क्या दिया हुआ है? पेटेंट्स दिए हुए, लाइसेंस दिया हुआ कि तुम बना लो, तुम बना लो, तुम बना लो। क्या आप घर पे जाकर खुद बना सकते हो? पैनाडोल बना के खुद खाइएगा, बेच नहीं सकते आप उसको। ठीक है ना? बीच में पैनाडोल शॉर्ट हो गई थी ना,